अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। और बेटा जैसा कि हमने किंगडम एनिमलिया या डाइवर्सिटी अमंग एनिमल जो चैप्टर था उसको स्टार्ट किया हुआ था। 7 लेक्चर हमारे ऑलरेडी बेसिक पर हो चुके हैं और आज 8वां लेक्चर है और बेसिक का ये आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह वहाँ से हमने फाइलम पोरीफेरा और ऑनवर्ड जितने भी फाइलम हैं उनको हमने स्टार्ट करना है। तो आज का हमारा लेक्चर क्या होगा, इसमें हमने 3 बेसिक लेक्चर को कवर करना है। एक है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये भी हमें किंगडम एनिमेलिया में चंद ग्रुप्स के अंदर देखने को मिलती है। नोटोकॉर्ड क्या है और उसकी बुनियाद पे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। और लास्ट में हमने बेसिक चार्ट, जितनी ये हमारे बेसिक लेक्चर हो चुके हैं इस पर एक कंसेप्चुअल चार्ट है ताकि आप लोगों को वो भी समझ आ जाए और आपके तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो साथ साथ कवर हो जाए, वो भी साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बेटा सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? बॉडी इज मेड अप ऑफ सेगमेंट्स। वो जानदार जिनमें बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है ना, सेगमेंट में ऐसा लगता है कि उनके जो जिस्म है ना वो ऐसे टुकड़ों में, पीसेस में डिवाइड है। ठीक है, इसे कहते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंट कहते हैं पीस को। ठीक है, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसे कहते हैं? इसको ट्रू सेगमेंटेशन भी कहा जाता है। ट्रू सेगमेंटेशन। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन है क्या? जहां बॉडी बाहर से नजर आ रही होती है ना कि सेगमेंट में डिवाइड है, वहां पर इंटरनली बॉडी के अंदर भी कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बॉडी के अंदर वाले हिस्से भी बराबर हिस्सों में तकसीम हो। इसे हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये ट्रू सेगमेंटेशन होगी। क्लियर? तो ट्रू सेगमेंटेशन भी इसे कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा बॉडी इज मेड अप ऑफ सेगमेंट्स। बॉडी जो है वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है। किस ग्रुप के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है? बेटा एक तो एनिलिडा, एनिलिडा है, और इसके अलावा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स, और इसके अलावा जो तीसरा ग्रुप है बेटा वो है हमारे पास कॉर्डेट्स। जी बिल्कुल, जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, इंसान भी आते हैं। इनके अंदर हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। ट्रू सेगमेंटेशन नहीं कहा, सेगमेंटेशन सिंपल देखने को मिलती है। यानी आप अगर इंसान की बात करें तो हमें तो नहीं लगता बाहर से कि हाँ हमारे भी इस तरह पार्ट्स जो हैं वो डिवाइडेड है। बेटा वर्टिब्रा कॉलम जो है ना हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर जितनी बोन्स है ना वो हमारी बॉडी को सेगमेंट में डिवाइड कर रही हैं। रिब्स जो है ये भी सेगमेंटेशन की एक अलामत है कि हमारी एम्ब्रियोलॉजिकली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर तो हमारे अंदर ट्रू सेगमेंटेशन होती है, लेकिन जैसे जैसे हम अडल्ट होते जाते हैं सेगमेंटेशन नज़र नहीं आती, लेकिन समहाउ हम कह सकते हैं कि सेगमेंटेशन हमारे अंदर मौजूद होती है। रिब्स भी हमारी बॉडी पार्ट्स को सेगमेंट के अंदर डिवाइड भी कर रही होती हैं। क्लियर? तो एनिलिडा का एक जो फेमस एग्जांपल है ना एनिलिडा ग्रुप की, अर्थवर्म। तो हम जब भी अर्थवर्म की बॉडी को ड्रॉ करते हैं ना तो हम इस तरह के सेगमेंट्स या कंपार्टमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, और हर कंपार्टमेंट को, हर एक पीस को एक मेटामर का नाम देते हैं। ये एक मेटामर है। हर सेगमेंट को क्या कहा जाता है? मेटामर। क्लियर? तो वहां से हमने ये नाम दिया हुआ है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आगे करैक्टरिस्टिक हैं, खसूसियात हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि सेगमेंटेशन हुई है या ये सेगमेंटेशन, इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स कह लो इसको। बेटा सबसे पहला फीचर ये है, एनिमल शुड हैव एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन। पहली करैक्टरिस्टिक क्या हो गई कि जानदारों के अंदर जहां बाहर से आपको सेगमेंटेशन नजर आ रही है, बॉडी पार्ट्स डिवाइडेड है, अंदर से भी ऐसे ही कंपार्टमेंट्स बने हुए होने चाहिए। पहला फीचर ये है। दूसरा फीचर ये है कि सीरियल रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन्स। जरूरी नहीं इसका मतलब है कि सिर्फ सेगमेंट ही बने हुए हों, बराबर टुकड़े ही बने हुए हों, पीस ही बने हुए हों, बल्कि ये है कि सीरियल रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन की रेपिटेशन भी हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तमाम सेगमेंट के अंदर ऑर्गन की रेपिटेशन हो। फ्यू सेगमेंट्स के अंदर, चंद सेगमेंट्स के अंदर ना कम से कम ऑर्गन कोई ना कोई जरूर रिपीट हो रहा हो। जैसे अगर हम बात करें अर्थवर्म की, अर्थवर्म का जो पहला और आखिरी सेगमेंट है इसके अंदर बॉडी ऑर्गन्स रिपीट नहीं हो रहे होते, बाकी तमाम सेगमेंट्स के अंदर ऑर्गन्स रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, 100 सर्च कंपार्टमेंट्स हमें नजर आते हैं अडल्ट के अंदर। जो अडल्ट अर्थवर्म है उसके अंदर 100 के करीब जो है वो सेगमेंट हमें नजर आते हैं, लेकिन पहला और आखिरी जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर बॉडी ऑर्गन्स रिपीट नहीं हो रहे होते, बाकी हिस्सों में ऑर्गन्स रिपीट हो रहे होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि चंद एक, चलो कम से कम चंद एक कंपार्टमेंट जरूर ऐसे होने चाहिए जिनमें बॉडी ऑर्गन्स रिपीट हो रहे हो। क्लियर हो गया? ये दूसरा फीचर है, कह सकते हैं आप कि ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगी अगर ये फीचर मौजूद हुआ। और दूसरा है नंबर ऑफ सेगमेंट्स, ये फिक्स होते हैं और ये सेगमेंट फिक्स भी होते हैं, ये भी याद रखना है जी। सेगमेंटेशन के अंदर जो सेगमेंट्स बनते हैं ऐसा नहीं है कि
अनलिमिटेड होते हैं, बल्कि फिक्स इनके नंबर होता है। अगर हम बात करें अर्थवर्म की तो तकरीबन 100 सच कंपार्टमेंट्स अडल्ट के अंदर ये मौजूद होते हैं। ठीक है, जो अडल्ट अर्थवर्म है उनमें कितने कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं? 100 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस सेगमेंटेशन शुड बी फॉर्म फ्रॉम लास्ट सेगमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सेगमेंटेशन है, लेकिन ये फीचर मेटामेरिक सेगमेंटेशन को, ट्रू सेगमेंटेशन को फॉल्स सेगमेंटेशन से अलग करता है। बाकी जानदारों में भी हमें उनकी बॉडी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती हुई नजर आती है, लेकिन उसमें और इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन में फिर बेसिक फर्क क्या हुआ? फर्क आपने ये चेक करना है कि अगर नया कंपार्टमेंट लास्ट सेगमेंट के बाद बन रहा है, आखिरी सेगमेंट के बाद नया सेगमेंट बनता जा रहा है, ठीक है, एंड से स्टार्ट हो रहा है, यानी अगर अर्थवर्म का ये देखें, ये लास्ट कंपार्टमेंट है, नया कोई बने ना तो लास्ट से आगे यहां पर इस तरह सेगमेंट अगर बन रहे हैं तो ऐसे सेगमेंट्स को, ऐसे टुकड़ों को हम कहेंगे, या इस तरह के सेगमेंटेशन प्लान को कहेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन या ट्रू सेगमेंटेशन। बाकी जानदारों के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। यानी मैं अगर एग्जांपल लूं, प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक मेंबर है जिसे टैप वर्म कहते हैं, टैप वर्म। अब टैप वर्म का जो सेगमेंट बनता है, नए सेगमेंट उनके अंदर बनते हैं, वो एंड से नहीं बनते, लास्ट सेगमेंट से नहीं बनते, बल्कि वो स्टार्ट से बनते हैं, शुरू से बनते हैं। यानी अगर आप इसको देखें ना, ये सिंपल इस तरह अगर इसकी बॉडी को ड्रॉ करें तो यहां पर उसका ये हेड पोर्शन होता है, क्लियर। ये इसकी जो है हम सिंपल सा एक स्केच बना लेते हैं, रफ स्केच बना लेते हैं। उनके अंदर जो सेगमेंट बन रहे होते हैं ना, उनके हेड के करीब यहां नए सेगमेंट बन रहे होते हैं। बनना कहां चाहिए था? यहां एंड पे बनने चाहिए थे। जो भी नया सेगमेंट बनता यहां से बनता, लेकिन उनके अंदर चूंकि यहां स्टार्टिंग से हो रहा है तो हम इसे ट्रू सेगमेंटेशन नहीं कहते। नए सेगमेंट यहां से बनने हैं और हमारी शर्त क्या है? वो आखिरी सेगमेंट से यहां से टुकड़े बनने चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसी सेगमेंटेशन को फिर कहते हैं फॉल्स सेगमेंटेशन, कि ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, ये फॉल्स सेगमेंटेशन है। तो बाकी जानदारों के अंदर ये वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर मौजूद नहीं होता। उनकी बॉडी सेगमेंट में तो डिवाइड होती है, लेकिन जो नए सेगमेंट बनते हैं वो लास्ट सेगमेंट से नहीं बनते, बल्कि स्टार्ट से या किसी और जगह से जरूर बन रहे होंगे, ठीक है। ये बेसिक फीचर थे ट्रू सेगमेंटेशन को फॉल्स सेगमेंटेशन से अलग करने के लिए, ठीक है। तो ये भी हमें बेसिक कंसेप्ट देखने को मिलेगा। एनिलिडा के अंदर हम पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा के अंदर पढ़ेंगे और कार्डेट्स के अंदर पढ़ेंगे जी। तो नेक्स्ट पार्ट है नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड भी हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम कार्डेट्स के करीब चलते जाएंगे। मीजोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक तो ये रॉड की तरह की स्ट्रक्चर है, दूसरा बनती कहां से है भाई? मीजोडर्म से बनती है। एक रॉड की तरह की स्ट्रक्चर होती है और कहां मौजूद होती है? डोर्सल साइड पे। जो जानवर ऐसे चलते हैं ना जमीन के ऊपर, इस तरह चलते हैं, तो उनकी जो ऊपर वाली बैक साइड होती है उसको डोर्सल साइड कहते हैं। तो ये जो नोटोकॉर्ड है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, ये भी आप याद रखें, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर बेटा एक रॉड की तरह की स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, क्लियर। तो उसका फंक्शन क्या है भाई? ह्यूमंस के अंदर जैसे हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, ये बनाती है आगे, ये तब्दील हो जाती है नोटोकॉर्ड। अब हम उसे नोटोकॉर्ड नहीं कह सकते, हमारे वर्टिब्राe बनाती है। अच्छा, ये एम्ब्रियो के अंदर क्यों बनती है? आइडेंटिफिकेशन होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, कि भाई आपके बॉडी ऑर्गन्स को किस तरतीब से अरेंज करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर डिसाइड होता है। और दूसरा ये है कि ये हमारे अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो स्पाइनल कॉर्ड है और उसकी पोजीशन को भी एग्जैक्ट करती है, कौन? नोटोकॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड खासतौर पे वो कहाँ अरेंज होंगे, कहाँ बनेंगे, और इसके अलावा आपके बॉडी ऑर्गन किस तरतीब से एम्ब्रियो के अंदर अरेंज होंगे, ये मेन एक्सिस के तौर पर काम करती है, यही बताती है। सबसे पहले नोटोकॉर्ड बनती है, वही पोजीशन आगे ऑर्गन्स की डिसाइड करती है। लेकिन हमारे अंदर ये वर्टिब्रो कॉलम या रीढ़ की हड्डी के अंदर तब्दील हो जाती है। ये नोटोकॉर्ड था और नोटोकॉर्ड का फंक्शन मैंने आपको सिंपल बता दिया। अच्छा, उसके बाद नोटोकॉर्ड की बुनियाद पे हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है नॉन कॉर्डेट्स, इनके अंदर नो नोटोकॉर्ड या नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, इनके अंदर कोई नोटोकॉर्ड मौजूद नहीं होगी। फिर कौन से मेंबर होंगे? फाइलम पोरीफेरा से लेकर बेटा ये अकाइनोडर्मेटा तक जितने मेंबर आ रहे हैं ना इन ग्रुप्स के अंदर, सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। नॉन कॉर्डेट्स क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद नहीं है। और इसके अलावा कॉर्डेट कौन से हैं जिनके अंदर क्या मौजूद है बेटा? नोटोकॉर्ड, क्लियर। अब इनके अंदर कौन आएंगे? हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के मेंबर आएंगे।
ये परेशान नहीं होना, हमने इन ग्रुप्स को जब डिटेल से पढ़ना है इंशाल्लाह हमारे सारे कंसेप्ट साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो नोटोकॉर्ड पे एनिमल की क्लासिफिकेशन भी आगे हमें पढ़ने को मिलेगी। जब भी ये नोटोकॉर्ड का वर्ड आए परेशान नहीं होना, इसको बिल्कुल इजी वे में लेकर चलना है। इस अगर आप लेक्चर को सुनेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जी। तो नेक्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक चार्ट। अब बेसिक चार्ट है क्या? बेसिक चार्ट आपको बताएगा आपने जितनी बेसिक पढ़ी है उनके अंदर कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं और उनका क्या फंक्शन है, या हमने उनकी तरतीब क्या पढ़ी है, या उनकी हमने एग्जांपल्स क्या पढ़ी हैं। सारे बेसिक लेक्चर जो 8 लेक्चर हैं वो इसी एक लेक्चर के अंदर कंपाइल हो जाएंगे और आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो इसी चार्ट के साथ क्लियर भी होते जाएंगे। ठीक है बेटा? सो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। किंगडम एनिमेलिया हमने स्टार्ट किया था, एनिमल्स का ग्रुप हमने पढ़ा था। स्टार्टिंग पहला लेक्चर यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। किंगडम एनिमेलिया को 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर? 2 बड़े ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जाता है। अच्छा, एक है मेटाजोआ और दूसरा है हमारे पास प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो हमारे पास कार्लस लिनस ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया में शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि प्रोटोजोआ के सारे जो मेंबर्स हैं ना बेटा वो हैं यूनिसेलुलर। प्रोटोजोआ के मेंबर क्या हैं? यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर नहीं है। चूंकि ये यूनिसेलुलर थे और एनिमल्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ये तो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो तभी प्रोटोजोआ को शामिल नहीं किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। बहरहाल हम उन्हें एनिमल्स ही मानते हैं, लेकिन ऐसे एनिमल्स जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको प्रोटोजोन कहा जाता है या प्रोटोजोआ के मेंबर्स कहा जाता है। इसके बाद जो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स है ना बेटा उनको शामिल किया गया है किसके अंदर? मेटाजोआ के अंदर। ये दूसरा बड़ा ग्रुप जो है वो बना दिया गया। क्लियर हो गया? फिर मेटाजोआ को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, पोरीफिरा और उसके बाद है यू मेटाजोआ। इसको कहते हैं पैराजोआ। इसको आपने करेक्ट कर लेना है। पैराजोआ जो खासतौर पे मेंबर है इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें सेल एग्रीगेशन है। ये मल्टी सेलुलर, ये गलती नहीं करनी कि ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं है, बहुत सारे सेल्स मिलकर बने हुए हैं। ये मल्टी सेलुलर है लेकिन सेल मिलकर आगे टिश्यू नहीं बना रहे। तो ये पैराजोआ जिनके अंदर सिर्फ सेल के एग्रीगेशन होते हैं, सेल इकट्ठे होते हैं और उसके बाद इनके अंदर कोई टिश्यू कोई ऑर्गन हमें देखने को नहीं मिलता। उसके बाद सेकंड ग्रुप है यू मेटाजोआ। अब यू मेटाजोआ के मेंबर जो हैं इनके अंदर हमें टिश्यू भी देखने को मिलते हैं, ऑर्गन भी देखने को मिलते हैं और बेटा इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। हमने क्या किया? मेटाजोआ को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, पैराजोआ और यू मेटाजोआ के अंदर हमने उसे डिवाइड कर लिया। पैराजोआ के मेंबर के अंदर सिर्फ सेल एग्रीगेशन होंगे, सेल के ग्रुप्स होंगे, जबकि यू मेटाजोआ के मेंबर के पास टिश्यू भी बनेंगे, ऑर्गन भी बनेंगे और ऑर्गन सिस्टम भी बनेंगे। यू मेटाजोआ को फर्दर हमने सिमेट्री की बुनियाद पे, अब मैं बार बार नहीं ये रिपीट करूंगा कि सिमेट्री है क्या, हमने देखा था कि उनके बॉडी पार्ट्स कैसे अरेंज हैं, कैसे रिपीट हो रहे हैं, उसी बुनियाद पे हमने इसे 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ है अकॉर्डिंग टू ये बुक। ठीक है? बायलैटरल सिमेट्री और इसके अलावा रेडियल सिमेट्री, यानी अगर आप उसे 2 इक्वल हाफ्स में कट कर रहे हैं किसी बॉडी को तो ऐसी सिमेट्री कहलाएगी बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है? और अगर किसी और एनिमल्स की जो बॉडी है अगर वो आप ऐसे कट करें कि लाइन जो है वो सेंटर से गुजरे, वो इक्वल हाफ में किसी भी एंगल से आप लाइन पास करें और वो लाइन सेंटर से गुजरे, मेन एक्सिस से गुजरे, ठीक है, फिर वो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाए तो हम इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री रखते हैं। तो बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री हमें कहाँ देखने को मिलती है? टीनोफोरा के अंदर, और इसके अलावा जो है ये नेक्स्ट वन नाइडेरिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेडियल सिमेट्री उन जानदारों के पास होगी, रेडियल सिमेट्री उन जानदारों के पास होगी जिनके बॉडी ऑर्गन इक्वली अरेंज होते हैं हर तरफ से, किसी भी एंगल से, किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे ना, लेफ्ट राइट और फ्रंट बैकवर्ड, किसी तरीके से भी आप देखेंगे किसी एंगल से उनके बॉडी पार्ट्स इक्वली अरेंज होते हैं, तो आप इसलिए उन्हें इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। ठीक है? तो उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। ये 2 ग्रुप हो गए। बायलैटरल सिमेट्री प्लैटीहेल्मिन्थेस से आगे जितने मेंबर आ रहे हैं
सबके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है। एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखने वाली ये है कि जो हमारे पास इकाइनोडर्मेटा के लार्वा होते हैं, लार्वा किसके बेटा, अकाइनोडर्मेटा, इस ग्रुप के जो लार्वा हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। लेकिन जो अडल्ट है, अडल्ट, ये अपने ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है, उनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। अडल्ट के अंदर बायलैटरल सिमेट्री और लार्वा के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है बेटा, रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। सिमेट्री की बुनियाद पे हमने दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर लिया, और लेकिन एक और ग्रुप भी है, एक और क्लासिफिकेशन भी है, तीसरा ग्रुप भी बन सकता है, एसिमेट्रिकल जिन्हें कहते हैं, जिनके अंदर कोई सिमेट्री, कोई अरेंजमेंट हमें देखने को ना मिले, पोरीफिरा के मेंबर, और इसके अलावा गैस्ट्रोपोडा जिनके अंदर मुलस्का आते हैं, ठीक है, मुलस्कन्स आते हैं, गैस्ट्रोपोडा उनकी क्लास है, ठीक है, उनके अंदर हमें सिमेट्री देखने को नहीं मिलती और हम ऐसे मेंबर्स को कहते हैं एसिमेट्रिकल। और याद रखें, लास्ट लेक्चर में ये बात पहले मैंने बताई है आपको कि सारी स्पॉन्ज जो हैं ऑलमोस्ट एसिमेट्रिकल होते हैं सिवाय ल्यूकोसेलिनिया और स्काइफा, ठीक है। ये दो मेंबर ऐसे थे जिनके अंदर कोई सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है, बाकी तमाम स्पॉन्जेस के अंदर कोई सिमेट्री मौजूद नहीं होती। फिर बायलैटरल सिमेट्री के बाद हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म लेयर हैं, 3 जर्म लेयर हैं, वो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी हुई है। बायलैटरल सिमेट्री के बाद आगे हमने जानदारों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया डिपेंडिंग अपॉन ब्लास्टोपोर्स, कि ब्लास्टोपोर आगे क्या बना रहा है, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर की बुनियाद पे। तो हमने देखा था कि अगर ब्लास्टोपोर से आगे माउथ बनता है तो ऐसे जानदारों को कहा जाता है ये प्रोटीरोस्टोम है, ठीक है। तो अगर उनसे आगे फर्दर हमारे पास ये एनस बने तो हम ऐसे जानदारों को क्या कह रहे थे, ड्यूटीरोस्टोम, ठीक है। ड्यूटीरोस्टोम हमने उनको नाम दिया था। फिर प्रोटीरोस्टोम को आगे फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट, डिपेंडिंग अपॉन सिलोम, बॉडी कैविटी की बुनियाद पे हम उन्हें 3 ग्रुप्स में क्या करते हैं बेटा, क्लासिफाई करते हैं। एसिलोमेट जिनके अंदर कोई सिलोम, कोई कैविटी मौजूद ना हो, और इसमें एग्जांपल आएगी प्लेटीहेल्मिन्थिस की, प्लेटीहेल्मिन्थिस, ये मेंबर सारे के सारे क्या हैं बेटा, एसिलोमेट हैं, इनके अंदर कोई सिलोम मौजूद नहीं है। याद रखें, एग्जांपल में बाज दफा वो क्या करता है, जो हमारे पास पोरीफिरा के मेंबर्स हैं, टीनोफोरा के मेंबर हैं, नाइडेरियंस हैं, इनको भी शामिल कर लेते हैं, हालांकि उनको नहीं करना चाहिए, वो हैं ही डिप्लोब्लास्टिक, तीसरी जर्म लेयर उनमें है ही नहीं। जब तक तीसरी जर्म लेयर नहीं बनेगी, मीजोडर्म नहीं बनेगी, उसके दरमियान वाली कैविटी को हम सिलोम नहीं कह सकते, ठीक है। अब उनके अंदर हम वैसे कहेंगे कि उनके सिलोम है ही नहीं, क्योंकि उनमें मीजोडर्म नहीं है। हाँ, इनमें मीजोडर्म है लेकिन सिलोम नहीं बन रही, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस ट्रू एसिलोमेट है, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन है सूडोसिलोम, ठीक है, सूडोसिलोमेट जिनके अंदर सही वाली बॉडी कैविटी मौजूद ना हो, और इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी निमाटोडा की। निमाटोडा के जो मेंबर्स हैं एस्केरस लंब्रिकॉइड्स, उनमें पाउच की शक्ल में, छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में सिलोम मौजूद है, लेकिन वो सिलोम भी नहीं है, एक साइड से तो मीजोडर्म है, दूसरी साइड से मीजोडर्म नहीं है, तो हम उसे कहते हैं ये सूडोसिलोमेट है। उसके बाद यूसिलोमेट, यूसिलोमेट को, कुछ यूसिलोमेट ऐसे हैं जो प्रोटीरोस्टोम में शामिल है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। कुछ यूसिलोमेट ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोटीरोस्टोमिया इस ग्रुप में आते हैं, और कुछ यूसिलोमेट ऐसे हैं जो ड्यूटीरोस्टोम है। कहने का क्या मतलब है तो सिलोमेट है, उनके अंदर कैविटी, लेकिन वो कैविटी जो है खास तौर पे उनके अंदर ब्लास्टोपोर से आगे माउथ बन रहा है, ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज पे। और ड्यूटीरोस्टोम ऐसे मेंबर है जिनमें कैविटी तो मौजूद है लेकिन ब्लास्टोपोर से आगे क्या बन रहा है बेटा, एनस बन रहा है। तो इन स्टेजेस का फर्क है। फिर कौन से यूसिलोमेट ऐसे हैं जो कि प्रोटीरोस्टोम है, तो इसमें मोलस्का, क्लियर, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा, ठीक है, ये ऐसे यूसिलोमेट हैं जो क्या है बेटा, प्रोटीरोस्टोम है। मैं इसको हिंट ऐसे बताता हूं, जैसे मां नहीं हम पढ़ते, मां लफ्ज है MAA, M से मोलस्का, A से आर्थ्रोपोडा और A से एनिलिडा। ये 3 मेंबर ऐसे हैं जिनमें बॉडी कैविटी है लेकिन वो क्या है बेटा, प्रोटीरोस्टोम है, उनके ब्लास्टोपोर से आगे क्या बनेगा, माउथ बनेगा। और ड्यूटीरोस्टोम के अंदर भी यूसिलोमेट आते हैं, यूसिलोमेट यानी उनके अंदर भी बॉडी कैविटी तो है लेकिन उनके अंदर ब्लास्टोपोर से आगे एनस बन रहा है, तो
तो वो कौन से मेंबर्स हैं बेटा, इसमें हमारे पास एग्जांपल आएगी अकाइनोडर्मेटा, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, ये 3 ग्रुप ऐसे हैं जो यूसिलोमेट हैं लेकिन वो ड्यूटेरोस्टोमिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने मेटामेरिक सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड और बेसिक चार्ट हमने पढ़ा है। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हमने फाइलम पोरिफेरा को स्टार्ट करना है और ऑनवर्ड इस जो हमारा किंगडम एनिमल है इसको हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।